तो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है बेस्ट ऑफ झारखंड जीके पार्ट नंबर 3। एज यूजुअल आपको पता है कि यहाँ पे बेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें झारखंड जीके के बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिलता है। सब पार्ट पे विजिट कर लें, झारखंड किसी एग्जाम में यह फ्रूटफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव क्लास रहेगा एज यूजुअल, तो ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें बोला जा रहा है कि कौन जो है करेक्टली मैच नहीं है। झारखंड के कुछ इंपोर्टेंट टेम्पल्स हैं और उसका लोकेशन है, कौन एक लोकेशन सही से मैच नहीं है वही को चूज करना है। बैद्यनाथ टेम्पल के बारे में बोला जा रहा है या देवघर में है, तपोवन बोला जा रहा है या रामगढ़ में है, हल्दीघाटी टेम्पल गुमला में बोला जा रहा है और जगन्नाथ टेम्पल रांची में बोला जा रहा है। कौन सा गड़बड़ है? गड़बड़ जो है आपको ऑप्शन नंबर बी ही देखने को मिलेगा। तपोवन आपको रामगढ़ में नहीं देवघर में ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे बैद्यनाथ टेम्पल है वहीं पे। ओके, तो इसको जरूर आइडिया रखें। हल्दीघाटी गुमला में देखने को मिलेगा और जगन्नाथ टेम्पल रांची में देखने को मिलेगा। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, जगन्नाथ टेम्पल जो रांची है उसका जो निर्माण था नागवंशी राजा ठाकुर अन्नी शाह के द्वारा जो है 1691 में करवाया गया था ना, आइडिया रखें। नागवंश के संस्थापक फन्नी मुकुट राय थे ना, याद रख सकते हैं। बाकी बैद्यनाथ टेम्पल के बारे में याद रखिएगा, ये जो है भारत के जितना भी 51 शक्तिपीठ है उसमें से आपको एक देखने को मिलेगा ना। चलिए, और 12 ज्योतिर्लिंग में से। बाकी यहाँ पे जो हल्दी घाटी दिख रहा है आपके लिए टर्म इंपोर्टेंट है। जो झारखंड में जो हल्दी घाटी बोला जाता है, झारखंड का हल्दी घाटी, वो उसको कोराम्बे को बोला जाता है ना, इसको याद रखिएगा। ये कोराम्बे गुमला में ही देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछेंगे झारखंड का हल्दी घाटी किसको बोला जाता है, तो कोराम्बे को या गुमला में ही देखने को मिलेगा। सारा मंदिर का लोकेशन बता दिया। तपोवन रामगढ़ में नहीं देवघर में ही देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन जो है आपसे कन्फ्यूज करने के लिए पूछते हैं। बैद्यनाथ टेम्पल तो वहाँ पे हो गया, एक होता है मतलब उसको बोलते हैं आप लोग बाबा धाम, एक होता है झारखंड धाम। तो झारखंड धाम पूछेगा तो आप लोग जो है उसको देवघर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। झारखंड धाम आपको गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है ना, एक टेम्पल है वहाँ पे। ओके, आइडिया रख लें। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन झारखंड। झारखंड में किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? फॉरेस्ट किस लिस्ट में आता है? सोचिए जरा, दिमाग में आ रहा है? वीडियो के एंड में बता दूंगा। एंड में नहीं, मतलब इस क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट यानी कि उप उष्ण कटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, या इनमें से सभी। तो यानी कि सब वन पाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा ना। झारखंड में ये सारे वन आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, उसके बाद सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिफ्ट हिल फॉरेस्ट पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि पता है कि झारखंड को आप लोग झाड़ों का प्रदेश बोलते हैं, पठार वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हिल वगैरह पे भी आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। थोड़ा कॉमन सेंस के बेसिस पे भी क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। तो सारे तरह के फॉरेस्ट झारखंड में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट में है ना, इसको ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट में है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें इसको ट्रांसफर करके डाल दिया गया था कंकरेंट लिस्ट में। तो अभी इसको कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट वगैरह पड़ता है, एजुकेशन वगैरह। बाकी कुछ बात कर लीजिएगा, झारखंड में फॉरेस्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे जो नया डेटा आया है 2021 का, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, उसके अनुसार यहाँ का जो फॉरेस्ट है थोड़ा सा बढ़ चुका है ना, इसको याद रखिएगा। 29.76% है। पहले जो था 29.71% था, 61% था, अब ऐसे 76 हो गया, थोड़ा बढ़ गया है। तो डेटा को अपडेट कर लीजिएगा ना। 29.76% जो है झारखंड में फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक क्वेश्चन है, द सौभाग्य योजना लॉन्च्ड बाय रघुवर दास इज रिलेटेड टू। सौभाग्य योजना के बारे में है जो कि रघुवर दास के द्वारा शुरू किया गया था, वो किससे संबंधित है? ड्रिंकिंग वाटर से, इलेक्ट्रिसिटी से, सुलभ शौचालय से, या फिर फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स, किससे संबंधित है? यह जो है आपको सुलभ शौचालय, यह जो है इलेक्ट्रिसिटी से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी ना, सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, इलेक्ट्रिसिटी से। सौभाग्य का फुल फॉर्म होता है, देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो ये होता है सौभाग्य योजना। इसको 2017 में जैसे शुरू किया गया था, पता नहीं क्या हो रहा है, 2017 में इसको शुरू किया गया था। साथ ही रघुवर दास के टाइम में जो कुछ योजनाएं शुरू किया गया था, याद रख लीजिएगा। एक आर्या योजना है, ओके, आर्य योजना है, फिर तिलका मांझी पंप योजना है। तो इसको ध्यान रखिए, तिलका मांझी पंप योजना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तिलका मांझी से रिलेटेड। ये 2016 में शुरू किया गया था। आर्य योजना जो है इसका फुल फॉर्म होता है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ग्रामीण युवाओं को चाहते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर में उन लोग को इंडल्ज कराएं ताकि उन लोग को रोजगार मिल सके। तो इस तरह का कुछ पर्पस होता है आर्य योजना का ना, तो याद रखिएगा। तिलका मांझी पंप योजना 2016 में शुरू किया गया था। ये रघुवर दास के द्वारा शुरू किया गया एक सौभाग्य योजना है जो कि बिजली से रिलेटेड है। ओके, चलिए, तो इसको याद रख लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी से है,
व्हाट इज द नेट सोन एरिया इन झारखंड? झारखंड में बोला जा रहा है कि नेट सोन एरिया कितना है, यानी कि कुल कितना क्षेत्र पर है से बोया जाता है, यानी किस जो खेती वगैरह किया जाता है। 25 to 26 लाख हेक्टेयर, 35 to 36 लाख हेक्टेयर, 45 to 46 लाख हेक्टेयर्स और 15 to 16 लाख हेक्टेयर्स। सही आंसर ए होगा। 25 to 26 लाख हेक्टेयर जो एरिया है झारखंड में वो नेट सोन एरिया में आता है। आप लोगों को आइडिया होगा, अगर देखिएगा तो टोटल एरेबल लैंड है, टोटल एरेबल लैंड है 38 लाख हेक्टेयर। याद है आपको पहले ही बताया था कि झारखंड में जितना भी भूमि पर खेती हो सकता है वह है 38 लाख हेक्टेयर। ओके, उसका जो है से आपका जो नेट वगैरह जितना हम लोग बोते हैं, खेती वगैरह करते हैं, वह 25 से 26 लाख हेक्टेयर ही है ना। बाकी टोटल जियोग्राफिकल एरिया तो आपको याद होगा 79.70 लाख हेक्टेयर, और किलोमीटर पूछेंगे तो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर इतना इसका एरिया है, जिसको याद रखिएगा। ओके, झारखंड जो है एरिया वाइज जो है 15वां स्थान पे है और पॉपुलेशन वाइज जो है आपका 14वां स्थान पे है, जबकि झारखंड का एरिया 2.42% आता है पूरा कंट्री का, और पॉपुलेशन के मामले में 2.42% है। झारखंड का जनसंख्या 3.3 करोड़ है एज पर द सेंसस ऑफ 2011। अभी 2023 में यह डेटा अपडेट होगा तो पुनः आपको याद करना पड़ेगा। फॉर द टाइमिंग जो अभी एग्जाम होने वाले हैं 2022 में, सारा 2011 का ही डेटा चलेगा। आंसर इसका 25 to 36 लाख हेक्टेयर हो गया, इसको याद रखिएगा। 38 लाख हेक्टेयर इतना ही जो है टोटल एरेबल लैंड है, या कल्टिवेबल लैंड भी पूछेंगे तो सेम आंसर होना चाहिए ना, इसको याद रख लीजिएगा। सब चीज़ तो बता दिए यहाँ पे, नेट सोन एरिया वगैरह। हाँ, एक बात और है कि जितना भी आप लोग जितना भी चीज़ बो रहे हैं वगैरह, जितना भी टोटल एरेबल लैंड वगैरह है, उसका मात्र 8 to 9% पर ही जो है सिंचाई वगैरह हो पाता है। बाकी जितना देख सकते हैं 92 बोलिए या 91% बोलिए, उतना क्षेत्रफल जो है अनइरिगेटेड रह जाता है। ओनली 8% ही जो है से क्षेत्र पर आप लोग जो है उसको सिंचाई कर पाते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है करेक्टली मैच नहीं है। राष्ट्रपति शासन के बारे में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है झारखंड में, तो उसी के बारे में है, तो देखिए कि इसमें कौन गलत है। हो सकता है कहीं भी डेट वगैरह भी गलत हो सकता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो चलते हैं। फर्स्ट देखिए, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल बोला जा रहा है 19 जनवरी 2009 से लेकर 30 दिसंबर 2009 तक लगाया गया था 345 दिन के लिए। सेकेंड प्रेसिडेंट रूल 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक लगाया गया था 102 दिन के लिए। और थर्ड प्रेसिडेंट रूल लगा 18 जनवरी 2013 टू 13 जुलाई 2013 तक लगाया था टोटल 176 डेज के लिए। या फिर सारा का सारा करेक्ट है, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि सारे यहाँ पे करेक्ट है। इसको आप लोग रख लीजिएगा, इसीलिए तो पीडीएफ आपको दे देता हूँ। सारा जितना मैं लेक्चर ले चुका हूँ सबका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो सबको पीडीएफ को रख लीजिएगा। बहुत ही एक अहम जानकारी आपके पास मिल जाएगा, बहुत अच्छा नोट्स भी आपको तैयार हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को और अंदर में जाकर बताते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम जो लगा था राष्ट्रपति शासन वो 19 जनवरी 2009 को लगा था, तो फर्स्ट टाइम जब लगता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखें 2009 में लगा है, 3 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है ना। सेकेंड टाइम लगा था 2010 में, थर्ड टाइम लगा है 2013 में। एक क्वेश्चन आपसे है, एक बार कॉन्ट उसमें लिखिए कि फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट रूल लगा उसमें सीएम कौन थे, गवर्नर कौन थे। सेकंड टाइम जो प्रेसिडेंट रूल लगा उसमें सीएम गवर्नर कौन थे, और थर्ड टाइम जो प्रेसिडेंट रूल लगा उसमें सीएम और गवर्नर कौन थे। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट से बताइए, नहीं तो जाकर रिवाइज कर लीजिए। आंसर तो आप लोग देने वाला नहीं है, मुझे पता है। मतलब एक चीज़ तो मुझे पता रहता है, कोई आंसर नहीं देगा। चलिए कुछ तो पता है मुझे। तो आंसर तो इसका 4 हो गया है। 19 जनवरी में डेट याद रखिएगा। स्टेट जो मान लेते हैं कि जेपीएससी का एग्जाम वगैरह होगा ना, तो उसमें डायरेक्ट भी डेट आपसे पूछ देंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है। और इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा जेपीएससी में आपको हार्ड रहेगा। थोड़ा सा क्या हार्ड रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है जेपीएससी का एग्जाम। तो आंसर इसका 4 हो चुका है। आपके लिए क्वेश्चन भी यहाँ पे दे दिया, तो सब कुछ हो चुका है। हाँ, एक ऐसा स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल लगा है वह है आपका यूपी, और फर्स्ट टाइम लगा था पंजाब में 1952 में, इसको याद रखिएगा। और संविधान में जो आप लोग का यहाँ से देखते हैं जो इमरजेंसी लगाते हैं आप लोग, 3 आर्टिकल होता है, याद है, इसको बताते हैं 352, 356 और 360। 352 में आपको नेशनल इमरजेंसी लगता है, और ये जो होता है से आपका 356 में राष्ट्रपति शासन होता है ना, राष्ट्रपति शासन लगता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है। और इसको जो है इसको स्टेट इमरजेंसी के नाम से आप लोग जानते हैं। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। नेशनल इमरजेंसी लग चुका है, आपको पता होगा 25 जून 1975 से लेकर ना 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। 21 महीना के लिए लगाया गया था फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी के टाइम में, याद होगा। और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है, जो कि एक भी बार नहीं लगाया हुआ है। ओके, और संविधान में सब जो आपको देखते हैं इमरजेंसी वगैरह का प्रोविजन होता है, इमरजेंसी का प्रोविजन आप लोग लिए हैं जर्मनी से ना, इमरजेंसी का प्रोविजन जर्मनी से लिया गया है। तो सारा डेटा को देख लीजिएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार मतलब इंडिया में नहीं लगा है। सारा हो चुका है, आंसर इसका डी देख लीजिएगा।
क्वेश्चन 6, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर स्टोन एंड बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री। इसमें से कौन सा जिला है झारखंड का जो कि पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए काफ़ी मशहूर है? लोहरदगा, चतरा, पाकुड़ या फिर कोडरमा। सही आंसर इसका सी होगा। यानी कि जो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा आपको बीड़ी और पत्थर इंडस्ट्री देखने को मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा होता है। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और भी याद रखें कि झारखंड का जो लीस्ट लिटरेसी रेट है वह पाकुड़ में, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वह सबसे ज़्यादा अशिक्षित हैं, इसको याद रखिएगा। तो पाकुड़ से आप लोग अगर कोई हैं तो आप लोग जिला को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। ओके, चलते हैं। बाकी लिटरेसी रेट तो पता होगा, रांची का सबसे ज़्यादा है ना, 66 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। 41% लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार देखिएगा तो। अच्छा, साउंड चेंज कम हो गया, नहीं, लोहरदगा में सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। इसका बोल सकते हैं कि जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट का वो सबसे कम लोहरदगा का है। चतरा वगैरह में इटखोरी टेम्पल वगैरह देखने को मिलेगा आपको। कोडरमा आपको फेमस है अबरक के लिए, और यहाँ पे तिलैया डैम भी है ना, देख लीजिएगा तिलैया डैम। क्वेश्चन नंबर 7, नीलांबर एंड पीताम्बर वेयर द लीडर्स ऑफ लातेहार ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट रिलेटेड टू। अब बोला जा रहा है फ्रीडम मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात किया जा रहा है। तो नीलांबर पीताम्बर के बारे में बात किया जा रहा है, तो उनका संबंध किस जनजाति से था बोला जा रहा है। यहाँ पे सारे के सारे जनजाति का नाम है, तो संबंध होगा तो जनजाति से होगा, तो टिक लगाइए। संथाल ट्राइब, खरवाड़ ट्राइब, सबर ट्राइब्स या फिर मुंडा ट्राइब्स। तो देख लीजिएगा इन लोग सबर ट्राइब से थे, और इन लोग का जो क्लेन था वो भोक्ता क्लेन था ना, भोक्ता क्लेन से इन लोग बिलोंग करते थे। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नीलांबर पीताम्बर जो है स्वतंत्रता आंदोलन में लातेहार से बिलोंग करते थे, और ये सबर जनजाति से बिलोंग करते थे। सबर में ये भोक्ता क्लेन से आते थे, क्लेन वगैरह पता होगा। आंसर इसका सी हो चुका है, देख लीजिएगा। बाकी जो झारखंड में एक यूनिवर्सिटी भी है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर में देखने को मिलेगा, और यह इसको 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। झारखंड में टोटल आपको देखने को मिलेगा 12 यूनिवर्सिटी है एज पर द यूजीसी, जिसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है, वेयर इज द सदनी फॉल्स लोकेटेड। सदनी फॉल जो है से कहाँ देखने को मिलेगा? जलप्रपात तो आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका था, आज एक सदनी फॉल के बारे में है, बताइए। दुमका, गुमला, चतरा, साहेबगंज। जलप्रपात देख लीजिएगा, डायरेक्ट आपसे इसको लोकेशन पूछ देते हैं ना, दुमका, गुमला, चतरा या फिर साहेबगंज। आंसर इसका बी हो जाएगा, गुमला में ना। तो गुमला में देखने को मिलेगा सदनी जलप्रपात, तो वहीं जहाँ पे से एल्बा टेका बिलोंग करते हैं। एल्बा टेका जो है यहीं से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में आइडिया रखिएगा। 1970 मतलब गुमला से 1971 के वार में इनका मतलब बोल सकते हैं यह शहीद हो चुके थे ना, परमवीर चक्र मिला था इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अब बताइए कि इनमें से कौन जो है पेंटिंग का स्टाइल नहीं है? ओराव भित्ति चित्र, जादू पटिया, लहसुआ या फिर संथाली भित्ति चित्र। सही आंसर इसका सी होगा। लहसुआ जो है एक ना स्टाइल ऑफ पेंटिंग नहीं है, यह जो है आपको फोक डांस देखने को मिलेगा, यानी कि एक नृत्य का शैली है, पेंटिंग का शैली नहीं है। जादू पटिया वगैरह भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, ओके, और सोराई कोबर वगैरह, तो वहाँ पे मैं इसको चर्चा करूँगा। फर्दर टाइमिंग याद रख लेना है कि ओराव भित्ति चित्रा, जादव पटिया और ये सब जो संथाली भित्ति चित्रा है, ये सब जो है पेंटिंग का स्टाइल है, एक्सेप्ट फॉर ऑप्शन नंबर सी विच इज लहसुआ। तो लहसुआ जो है से एक चित्रकला की शैली नहीं है, यह एक नृत्य आपको बोल सकते हैं कि शैली है ना। इसको अगर क्वेश्चन बना के पूछें कि लहसुआ क्या है, तो यह देखिएगा एक लोक नृत्य है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक और भी याद देखिएगा, उराव कॉमकट, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पास्ट में पूछा गया है। उराव कॉमकट जो है ये भी एक चित्रकला की ही शैली है, यानी कि पेंटिंग का ही एक स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टाइल ऑफ छऊ। छऊ का कौन सा इसमें बोला जा रहा है कि स्टाइल नहीं है? छऊ जो होता है, छऊ का जो नाम होता है, जहाँ से निकल कर आया है उसके नाम से उसका नाम कर दिया गया है। तो इस तरह से बताइए कि कौन जो है छऊ का स्टाइल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा में है, और फिर पुरुलिया छऊ जो कि वेस्ट बंगाल से निकल कर आया है, फिर सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में है, और एक कोडरमा छऊ जो कि झारखंड से ही बोला जा रहा है। तो एक जो है छऊ का प्रकार नहीं है, वह कौन है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा छऊ। इस तरह का कुछ नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाला गया है। बाकी तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मयूरभंज छऊ जो है ये उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है, पुरुलिया छऊ जो है वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है, और सरायकेला खरसावा रीजन में जो छऊ होता है उसको आप लोग सरायकेला छऊ के नाम से जानते हैं। तपन पटनायक जो छऊ गुरु है उनको आप लोग जानते होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, कोडरमा छऊ। इस तरह से कुछ नहीं होता है ना, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से बताना है कौन जो है एक सत्य कथन नहीं है। जीबीसी लेवल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए फिर आंसर देखिएगा। पहला स्टेटमेंट है, द ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड बाय गुरु गोमके इन 1924। 1924 में ओल्ड चिकी लिपि को जो है क्रिएट किया गया था, विकसित किया गया था गुरु गोमके यानी कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा।
सेकेंड स्टेटमेंट इज द ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू संथाली लैंग्वेज विच वाज पब्लिसाइज्ड इन 1939। यह संथाली भाषा की लिपि है ओल्ड चिकी और इसको 1939 में जो है प्रकाशित किया गया था। क्या स्टेटमेंट सही है? आगे देखते हैं। थर्ड है द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी ऑफ संथाली लैंग्वेज वाज कुकमू। संथाली भाषा का जो पहला शॉर्ट स्टोरी यानी कि लघु कथा था उसका नाम कुकमू है। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, सी भी जो है थर्ड जो है ए भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है बाकी सारा चीज़ सही था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1924 है वह गलत दे दिया, जिसके चलते यह गलत स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे 1924 नहीं 1925 होना चाहिए, इसको याद रखिएगा ना। 1925 में ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था, जो कि डेट है इसका, ठीक है, गुरु गोमके यानी कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। ओके, और जो जयपाल सिंह मुंडा है उनको आपको मारंग गोमके के नाम से जानते हैं। सारा डेटा देख लीजिएगा ध्यान से। और यह जो कुकमू के राइटर हैं, यह संथाली भाषा का पहला लघु कहानी संग्रह है और इसके लेखक हैं बाल किशोर साहू। पीडीएफ में डाल दूंगा, डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ, वहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे डाला नहीं हूँ। तो ये सारे जो फर्स्ट टाइम कुछ होता है तो इंपोर्टेंट बन जाता है। कुकमू जो है पहला लघु कथा संग्रह था। पहला जो उपन्यास था हाडमक ऑटो, जो कि सी कार्टर्स के द्वारा लिखा हुआ था, वो जो है आपको ये सब फर्स्ट टाइम जो संथाली भाषा का पहला उपन्यास था इंपोर्टेंट बन जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 1924 डेट आपको याद रख लीजिएगा। यह भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गम्स एंड रेजिन। आपको ऑप्शन सी आंसर हो गया सारा। समझ चुके होंगे, देख लीजिएगा। संथाली लैंग्वेज जो है इसको 2003-4 में संवैधानिक स्टेटस मिला था, जब उस समय 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था तब, ठीक है। चलिए इसको याद रख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। अब बताइए कि इनमें से कौन जो है इंडो आर्यन लैंग्वेज नहीं है। अंगिका, नागपुरी, कोरवा या फिर कोडाकू के नाम से कहीं जानते हैं इसको, या फिर सादरी। सही आंसर है आपको इसका सी। कोरवा जो लैंग्वेज है आपको देखने को मिलेगा, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज में नहीं आता है ना, इसको ध्यान रखें। कोरवा जो है एक मुंडा फैमिली से बिलोंग करता है यह भाषा, इसको याद रख लीजिएगा। तो इंडो आर्यन में नहीं आता है। बाकी जो संथाली भाषा आप देखते हैं ये जो है आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। बाकी एक आप लोग देखे होंगे उरांव लोगों का जो भाषा है, उड़िया नहीं, उरांव लोगों का जो भाषा है, उरांव भाषा भी है, ठीक है। तो उरांव लोग भाषा जो बोलते हैं उसको उरांव बोलते हैं। यह द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करता है। थोड़ा बहुत उरांव से उड़िया आ जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी। उरांव जो भाषा है वह द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसा माना जाता है कि उरांव लोग जो थे से दक्षिण भारत से आए थे और मुंडा पीपल जो है से तिब्बत से आए थे, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग। तो कोरवा हो गया, यह एक मुंडा फैमिली से बिलोंग करता है। बाकी सारे लैंग्वेज देख लीजिए, अंगिका, नागपुरी। अच्छा, नागपुरी को ही सादरी भाषा बोला जाता है, ऑप्शन ऐसे डाल दिया गया है, नागपुरी को ही सादरी भाषा बोला जाता है। तो ये सब इंडो आर्यन से बिलोंग करते हैं। कोरवा जो है मुंडा फैमिली से बिलोंग करता है। संथाल ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। उरांव लोग का जो भाषा उरांव है वह द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करता है। सबको ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन आते रहते हैं इस पर। नागपुरी को ही सादरी भाषा बोला जाता है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन छोटा दिख रहा है लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो बताइए कि कौन सा कथन इसमें गलत है। आपके पास यहाँ पे F6 होता है तो 6 फेस्टिवल दिया हुआ है और 6 फेस्टिवल आप लोग पास्ट का पेपर का उठा के देखिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन इस पर आया हुआ है। तो इसको बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, यानी बोल सकते हैं करेक्ट नहीं है। रीड करते हैं, छोटा छोटा है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा आपको मोबाइल फ़ोन को और पास लाइए। जी हाँ, अब ध्यान से देखिए। जावा फेस्टिवल के बारे में बात किया जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द जावा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय अनमैरिड ट्राइबल गर्ल्स मेनली फॉर गुड फर्टिलिटी एंड हाउस होल्ड। बोला जा रहा है कि जावा पर्व जो है अविवाहित कन्याओं के द्वारा अच्छी फसल के लिए किया जाता है और घर बार सही से चल सके इसके लिए मनाया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड पे देखते हैं। सरहुल इज सेलिब्रेटेड इन द चैत्रा ऑन द शुक्ला पक्ष तृतीया एंड दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड बा पर्व इन कोल्हान रीजन। इस फेस्टिवल को बा पर्व भी कोल्हान रीजन कहा जाता है। और ये जो होता है चैत्र महीना होता है, हिंदी का चैत्र महीना, उसके शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है? थर्ड स्टेटमेंट है टूसू फेस्टिवल इट इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय अनमैरिड गर्ल्स ड्यूरिंग मकर संक्रांति। ये भी जो है मकर संक्रांति के ड्यूरिंग जो है अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा जो है इसको फेस्टिवल को किया जाता है। नेक्स्ट है रोहिणी फेस्टिवल इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द सीड सोविंग, यानी कि फसल, एक तरह का फसल पर बोल सकते हैं कि फसल बोने के समय इस फेस्टिवल को किया जाता है। नेक्स्ट है करम फेस्टिवल इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द आश्विन मंथ ऑफ करम ट्री मंथ एंड करम ट्री इज वर्शिप। बोला जा रहा है कि आश्विन महीने में मनाया जाने वाला यह त्यौहार है, इसमें करम वृक्ष की पूजा की जाती है।
उसका बाद एक बंदना फेस्टिवल है, इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द कार्तिक अमावस्या एंड ओहिरा सॉन्ग इज संग, यानी कि ओहिरा गीत गाया जाता है और यह कार्तिक अमावस्या को यह किया जाता है। कार्तिक मंथ हिंदी के बारे में है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, पता चल रहा है? बहुत ही छोटा सा मैरिट मिस्टेक मैं किया हूँ, और वह मिस्टेक किया हूँ करम फेस्टिवल में ना, इसको देख लीजिएगा, आपने हाल ही में इसको मनाया था। ये जैसे आश्विन में नहीं भादों में मनाया जाता है ना, अभी मनाया था आपने, ओके। तो ये भादों में मनाया जाता है, बाकी सारा फेस्टिवल को देख लीजिएगा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, समझ गए? आश्विन में नहीं, इसको भादों कर लीजिएगा, आंसर ई हो गया। जवा फेस्टिवल अनमेरिड गर्ल के दौरान मनाया जाता है, ओके। गुड फर्टिलिटी वगैरह के लिए कि एक फसल वगैरह अच्छा से हो और घर वगैरह में सब चीज़ सुखी संपन्न से आप लोग रह सके, इसके लिए। सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है, ओके। सरहुल, ओके, आपको पता होगा, सूर्य रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। शुक्ल पक्ष तृतीया को इसको मनाया जाता है चैत्र महीना में ना, और इसको बा पर्व बोलते हैं कोल्हान रीजन में। तो बा पर्व किसको कहा जाता है? तो सरहुल को ही कहा जाता है। टूसू फेस्टिवल देख लीजिएगा, इसमें भी अनमैरिड जो है गर्ल के द्वारा मकर संक्रांति के ड्यूरेशन में मनाया जाता है टूसू फेस्टिवल, और ये भी इसको टूसू कन्या बनाया जाता है, एक तरह का मूर्ति वगैरह बांस वगैरह से बनाया जाता है, और बहुत ही धूमधाम से इसको मेला वगैरह लगता है और बनाया जाता है। इसके पीछे का कहानी भी है आपको, ठीक है, जानते होंगे आप लोग। रोहिणी फेस्टिवल देख लीजिएगा, ये जो है से सीड का एक है, यानी कि फसल बोने का ही पर्व है, और इसको जो है या देखिएगा झारखंड का पहला फेस्टिवल माना जाता है रोहिणी को, ओके। बाकी तो कर्म वगैरह से डिस्कस कर ही दिया। बंदा फेस्टिवल देख लीजिएगा, ओहिरा सॉन्ग गाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, आंसर इसका ई हो चुका है, ओके। क्वेश्चन 14, हु इज द फर्स्ट वीमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ झारखंड स्टेट? झारखंड के जो पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन है? सावित्री टुडू, मालती सोरेन, नीलिमा गुप्ता या फिर जोबा मांझी? सही आंसर इसका डी हो जाएगा, जोबा मांझी। मुझे पता है, सबको पता होगा। ये जैसे मनोहरपुर से विधायक रही हैं, इनके बारे में आइडिया रखिएगा। अच्छा, मनोहरपुर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा, नहीं बताइएगा जाके जब लोग अपना कंप्लीट कीजिए कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंसर तो आप लोग दीजिएगा नहीं, तो इसके लिए होमवर्क ले लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिएगा कि वह कहाँ, मनोहरपुर कहाँ पे है। जोबा मांझी के बारे में देखिएगा, बहुत ही जाने मानी हस्ती हैं। यह जो है जेएम के टाइम में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टाइम में देखिएगा, ये जो है इनको महिला और जो बाल विकास मंत्रालय था वो मिला था ना, इसको देख लीजिएगा। जोबा मांझी एक जाने मानी हस्ती हैं, इनको याद रखिएगा, पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर हैं झारखंड की, तो पहला बार है। वुमेन कैरेक्टर है, तो इंपॉर्टेंट नहीं, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इनॉग्रेटेड इन व्हिच ईयर? बोला जा रहा है कि जो दलमा वन जीव अभयारण्य देखने को मिलता है, उसका उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 1970, 1991, 1975 या फिर 1995? इसका सही आंसर 1975 हो जाएगा। दलमा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका उद्घाटन किया गया था 1975 में, इसको याद रखें, ओके ना। चलिए, उसके बाद हजारीबाग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका जो है से किया गया था उद्घाटन 1955 में, और 1991 में देखने को मिल रहा है। 91 उधवा का नाम सुने हैं? उधवा जो पक्षी अभयारण्य है साहेबगंज में देखने को मिलेगा, जो उधवा पक्षी अभयारण्य है साहेबगंज में, उसका उद्घाटन किया गया था 1991 में, और झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है। अगर अभयारण्य के बारे में बात कीजिएगा तो एक ऐसा अभयारण्य है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, वह है पलामू वन जीव अभयारण्य, जिसका एरिया 979 किलोमीटर स्क्वायर है, और जो बेतला नेशनल पार्क है इसी का पार्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। 1975 याद रख लीजिएगा, भूलेगा तो नहीं ना, इमरजेंसी लगा था भाई, कैसे बोल सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द आशीर्वाद योजना? एक आशीर्वाद योजना है, झारखंड का योजना है, तो इसको बताना है कौन सा कथन सत्य है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना was launched in 21 दिसंबर 2018 फॉर स्मॉल एंड मार्जिनाइज्ड फार्मर, डी लगना चाहिए यहाँ पे। मार्जिनाइज्ड फार्मर यानी कि छोटे और मंझले जो किसान होता है, उसके लिए योजना शुरू किया गया था झारखंड में 21 दिसंबर 2018 को। क्या स्टेटमेंट सही है? सेकेंड, दिस योजना प्लान नहीं लिखा हूँ, योजना लिख दिया हूँ। इन दिस योजना Rs 5000 इज गिवन टू फार्मर पर एकड़ क्रॉप्स। देखिएगा यहाँ पे पर एकड़ जितना क्रॉप होता है उस पर जो है आपको देखने को मिलेगा 5000 रुपया जो है दिया जाएगा। दूसरा है इट इज गिवन फॉर खरीफ क्रॉप्स, यह ऐसे खरीफ क्रॉप के लिए दिया जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर डी ऑल सही है? आंसर इसका डी होगा, ऑल आर करेक्ट, यानी कि सब सही है ना। चलिए, तो देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के बारे में 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। आपको छोटे और मंझोले किसानों के लिए है, और 5000 रुपया प्रति एकड़ दिया जाता है, खरीफ के लिए फसल के लिए है। आप लोग को आइडिया होगा कि जब जो किसान वगैरह है उनका नुकसान वगैरह हो जाता है तो उनको एक तरह से बोल सकते हैं कंपनसेशन दिया जाता है, तो इस तरह से खरीफ के लिए कंपनसेशन दिया जाता है, 1 एकड़ पर 5000 रुपया दिया जाता था। ओके, तो ये योजना है, इसको देख लीजिएगा। 2018 के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो उस समय जो है रघुवर दास जी का गवर्नमेंट था, उसमें समय शुरू किया गया था।
क्वेश्चन 17, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन झारखंड? झारखंड का कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? धनबाद, चतरा, गोड्डा या फिर सिमडेगा? सही आंसर डी होगा। सिमडेगा का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, मात्र 159 देखने को मिलेगा यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी। और इसमें एक बैरल जो होता है तेल उसमें 159 लीटर आता है ना, तो ऐसे ही कनेक्ट करके याद रख लीजिएगा। बाकी धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड में सबसे ज़्यादा है 1316, इतना पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड का है, धनबाद का है सबसे ज़्यादा। और बाकी ओवरऑल झारखंड के बारे में अगर बात किया जाए ना तो 414 आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारा किलोमीटर स्क्वायर में आता है एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि अगर 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का कोई लैंड है, जैसे मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर इसका है स्क्वायर है, अभी इसका भी ये भी साइड है, तो एरिया कितना आएगा? ऑब्वियसली 1 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने लोग रहेंगे उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, समझ गए? तो यही होता है। 1316 सबसे ज़्यादा है झारखंड का, धनबाद में सबसे कम सिमडेगा में देखने को मिलेगा, और झारखंड का ओवरऑल 414 आता है। इंडिया का नेशनल एवरेज जो है बताता हूँ 382 है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो उससे हम लोग ज़्यादा हैं। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पूरा भारत में अगर ओवरऑल स्टेट के बारे में बात करें तो बिहार का आता है, ओके, वहाँ पे 1000+ है। और सबसे कम आता है आपका अरुणाचल प्रदेश का, उसका सबसे कम है, लगभग 17 के आसपास देखने को मिलेगा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सब डेटा को याद रख लीजिएगा। आंसर इसका डी हो चुका है, सिमडेगा। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द एडोब ऑफ गॉड? इनमें से किस स्थान को भगवान के निवास के रूप में जाना जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजरप्पा, रामगढ़, वैद्यनाथ धाम, देवघर, मधुबन, गिरिडीह या फिर बासुकीनाथ दुमका? कौन सा जो है स्थान है भगवान का निवास स्थान के रूप में जाना जाता है? झारखंड का यह प्लेस है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्यनाथ धाम। ठीक है, त्रिदेव है यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें महेश का निवास स्थान कहाँ पे है? महेश का निवास स्थान यहीं पे देखने को मिलेगा, यानी कि देवघर में। ठीक है, बाबा धाम शिव जी को डेडिकेटेड है ना, जो भारत में 51 शक्तिपीठ है, ठीक है, उसमें से यह एक है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है इसको ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है बैजनाथ धाम देवघर। ओके, इसको पॉपुलरली बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। अब मैं बार बार बोलता हूँ, झारखंड धाम से कन्फ्यूज मत कीजिएगा, वह गिरिडीह में है। इसको रजरप्पा को देख लीजिएगा, रामगढ़ है, जो रजरप्पा टेम्पल देखने को मिलेगा रामगढ़ में, इसको माँ छिन्नमस्तिके के नाम से जाना जाता है ना, इसको याद रखिएगा। जो दामोदर है और भीरा रिवर, ठीक है, उसका कॉन्फ्लुएंस पे देखने को मिलता है वहाँ पे, आपको याद होगा। एक रजरप्पा फॉल भी वहाँ पे बनता है, आपको आइडिया होगा रामगढ़ में। बाकी मधुबन गिरिडीह में देख लीजिएगा, वहीं पे जहाँ पे पारसनाथ टेम्पल है, और बासुकीनाथ जो है धाम दुमका में देखने को मिलेगा। ठीक है, मलुटी टेम्पल वगैरह भी दुमका में देखने को मिलता है, इसको याद रख लीजिएगा। इसको झारखंड में आपको विलेज ऑफ टेम्पल से बोला जाता है मलुटी को, यह दुमका में ही देखने को मिलेगा आपको। गिरिडीह में पारसनाथ भी याद रख लीजिएगा, पारसनाथ चोटी वगैरह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर जादव पटिया एंड सोहराई पेंटिंग रेस्पेक्टिवली? बोला जा रहा है इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा फेमस है? ऐसे तो परफॉर्म किया जाए सब जगह, लेकिन ज़्यादा फेमस है, एक तरह से बोल सकते हैं कि वहाँ से निकल कर आया है। जादव पटिया एंड सोहराई पेंटिंग जो है रेस्पेक्टिवली फेमस है। तो पहले जो जादव पटिया जहाँ से निकल कर आया होगा वह डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, और लेटर में आपको जो सोहराई जहाँ से निकल कर आया है उसको चूज करना है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखिए, दुमका या हजारीबाग, देवघर या हजारीबाग, लातेहार या दुमका, या फिर पलामू या हजारीबाग? क्या आंसर होना चाहिए? आंसर इसका ये होगा, जादव पटिया जो है दुमका में ज़्यादा फेमस है, और जो सोहराई है वह हजारीबाग से निकल कर आया है या ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। और सोहराई कोबर पेंटिंग जो झारखंड का एकमात्र जो है से एक तरह का बोल सकते हैं जे टैग प्राप्त करने वाला एक चीज़ है, वस्तु है ना, चलिए आइटम है सोहराई कोबर पेंटिंग। ओके, देख लीजिएगा इसको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बनता है। जादव पटिया जो चित्र वगैरह बनाता है उसको जादव के नाम से भी आप लोग जानते हैं। सोहराई वगैरह तो पता होगा, पशु के लिए भी एक त्यौहार होता है सोहराई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड इज फॉर्म्ड ऑन, यानी बोला जा रहा है कि झारखंड का हाई कोर्ट कब बना था? 1 जनवरी 2001 को, 15 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2001 को, या फिर 15 नवंबर 2001 को? इसमें आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहा होगा क्वेश्चन ना। आंसर इसको सामान्य से है, याद रख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिस दिन झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था बिहार से काटकर, उसी समय जो है से झारखंड का हाई कोर्ट भी बनकर आया था, और जिस समय यह हाई कोर्ट बना भारत का 21वां हाई कोर्ट यह बनकर आया था, इसको याद रखें ना। चलिए तो देख लीजिएगा, बाकी झारखंड हाई कोर्ट का जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं वो आपकी डॉक्टर रवि रंजन है ना, देख लीजिएगा रवि रंजन, और जो पहले थे वह थे विनोद कुमार गुप्ता।
ये सब कुछ याद रख सकते हैं। आंसर इसका भी हो गया। 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड हाई कोर्ट को बनाया गया था। ये भारत का 21वां हाई कोर्ट है, इसको याद रख लीजिएगा। बाकी एक क्वेश्चन में और मुझे याद आ रहा है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, याद आ रहा है? बूढ़ा खाक बोलते हैं उसको, ठीक है, जो लातेहार में है। वो भी जैसे झारखंड मतलब पूरे भारत का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। हाइट पता था आपको 143 मीटर है ना, बूढ़ा खाक वाटरफॉल लातेहार में देखने को मिलेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। स्पेशल सीरीज कैसा आपको लग रहा है, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए ताकि इसको और भी इंप्रूव कर सकें। कुछ कमी हो रहा था तो समान नहीं है, बताइए कि इसको इस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, तो और मैं धीरे धीरे इंप्रूव करते जाऊंगा। फीडबैक दीजिए जरूर। ओके, तो यहाँ तक आते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। वंदे भारतम, जय हिंद।